नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। और आगे देखिए ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में मां का दर्जा दिया गया है और ये वही नदी है जिसे काफी पवित्र ग्रंथों में बताया गया है और इसको रेवा के नाम से भी जाना जाता है। इसी नदी के एक पड़ाव में पड़ने वाले खास शहर होशंगाबाद का नाम इन दिनों बदल दिया गया है और होशंगाबाद का नाम बदलकर इसी जीवनदायिनी नदी नर्मदा के नाम पर नर्मदापुरम किया गया है, जिसको लेकर खासी सियासी चर्चाएं मध्य प्रदेश में जोर पकड़ रही हैं। होशंगाबाद का नाम बदलने के बाद जहां एक तरफ सियासी गलियारों में राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर हैं और विपक्ष इसको लेकर सरकार पर नाम बदलने की राजनीति करने का आरोप लगा रहा है, वहीं स्थानीय लोगों को इस निर्णय को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है, क्योंकि लोगों का मानना है कि उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसके तहत होशंगाबाद का नाम जो पुरातन काल में था वो नर्मदापुरम ही था और इसको लेकर लोग काफी खुश हैं। और लोगों का मानना है कि अब नाम बदलने के बाद न सिर्फ इस नदी का सम्मान बढ़ेगा बल्कि धार्मिक नगरी के रूप में भी नर्मदापुरम पहचाना जाने लगेगा। प्रदेश सहित इंदौर में अब कोरोना संक्रमण की जो दर है वो काफी कम होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोरोना के मरीजों की संख्या तो वो भी काफी घटती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में, जो एक समय कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ था और यहाँ पर बड़ी संख्या में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को उपचार के लिए रखा गया था। बहरहाल जिस तरह से लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या कम होती जा रही है, पॉजिटिव मरीज भी अब लगभग कम ही संख्या में निकल रहे हैं, तो इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अब जितने भी जो हॉट स्पॉट बने हुए थे या कोरोना सेंटर बने हुए थे, कोविड सेंटर बने हुए थे, उनको बंद करने का निर्णय लिया है। इंदौर की अगर हम बात करें तो जो बीती रात बुलेटिन जारी हुआ था उसमें 36 नए पॉजिटिव केस मिले थे और एक्टिव जो मरीज है वो सिर्फ 417 की संख्या रह गई है। लिहाजा इसको देखते हुए अब स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जो जितने भी कोविड केयर सेंटर है उन्हें बंद कर दिया जाए। स्टॉप वायलेंस इन स्कूल, जस्टिस फॉर मुस्कान। आप देख सकते हैं यहाँ ये तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, जो कि छिंदवाड़ा की 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा जो कि आशाराम गुरुकुल में पढ़ती थी, उसने सुसाइड कमिट किया और 22 तारीख को नागपुर में इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। यहाँ उसके माता पिता हैं, कल ये सब लोग तमाम लोग जो हैं आशाराम गुरुकुल के सामने भी पहुंचे थे जहां इन्होंने प्रदर्शन किया था और अब आज ये यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैंडल मार्च भी इसके बाद ये निकालेंगे। इनका आरोप है कि जो स्कूल के शिक्षक शिक्षिका हैं उनकी प्रताड़ना की वजह से इनकी बच्चे की जान चलेगी। तकलीफ है, बेटी की जान गई है। मैं इनसे जानता हूँ कि अभी तक क्या इनकी मदद हुई है, पुलिस प्रशासन ने आपकी कितनी मदद किया है, अपराध वगैरह पंजीबद्ध हो गया जिस तरह आप लोग आरोप लगा रहे हैं उसके मुताबिक? हाँ, मैं यहाँ पर पुलिस थाना कोतवाली में गई थी तो बोले आपका केस दर्ज नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि आपका केस नागपुर में गया, लेकिन मेरी बच्ची ने बयान दे चुकी क्योंकि वहाँ एडमिट हुई थी 19 तारीख को। और हम लोगों ने पुलिस प्रशासन का सहयोग भी मांगा कि हमको एक बार प्रिंसिपल से मुलाकात करवा दी जाए। बड़े मुश्किल 2.5-3 घंटे के बाद हमको उनसे मुलाकात हुई, लेकिन सरासर वो बदलते जा रहे हैं। मुख्य आरोपी इस कांड में उसकी मैथ शिक्षिका पूजा अमरवंशी, वहाँ के प्राचार्य विवेक शर्मा, नीता साहू जो साइंस पढ़ाती है और 3 बच्चे और अपराधी हैं इसमें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है। देवयानी सोनी उसकी क्लासमेट, भक्ति रघुवंशी और एक हॉस्टल का विद्यार्थी भावेश। ऐसी क्या वजह है कि आपको लग रहा है कि उनकी प्रताड़ना की वजह से आपकी बेटी ने सुसाइड कमिट किया? सिर्फ मेरी बेटी आए दिन मुझे सिर्फ ये कहती थी कि मैं वहाँ प्रताड़ित, मतलब हर 2 दिन में मुझे छोटी छोटी बातों पर प्रताड़ित किया। मैंने पूछा कि क्या बात है, तो मेरा एक अच्छा ब्रिलियंट होना वहाँ के लिए बहुत बड़ा और मेरा स्कूल छोड़ना एक बहुत बड़ा कारण बना उसकी मौत का। और इनकी प्रताड़ना आए दिन होती थी, वो षड्यंत्र रच करके उसको ये मौत का अंजाम दिए। आप पिता हैं जी, क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? शासन प्रशासन से पूरी तरह से न्याय चाहता हूँ मैं। मेरी बालिका की मौत बहुत बुरी तरीके से इन लोगों के कारण ही गई है और जो इनके दोषी है उनको सख्त से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई की जाए और सजा मिले। शासन प्रशासन से न्याय की गुहार ये माता पिता लगा रहे हैं जिन पर इनका आरोप है। उनको चाहिए कि अगर वो लोग सच में आरोपी हैं तो पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करीब 1 बजे यहाँ शहडोल पहुंचे थे। पॉलिटेक्निक ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित किया। हालांकि रोजगार दिवस का दिन था आज और उन्हें प्रदेश के 5.5 लाख लोगों को रोजगार के लिए ऋण वितरित किया। मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूं, शहडोल जिले में उन्होंने 617 करोड़ की जो विकास है और भूमि पूजन किया और सबसे महत्वपूर्ण परियोजना यहाँ पे थी
सीवरेज प्लांट की। काफी दिनों से यहाँ पे लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पे सीवरेज प्लांट की लगाया जाए, जिससे यहाँ पे जो गंदा पानी है वो शहर से बाहर जाके उसका रिसाइकिल भी हो सके। कहीं ना कहीं ये परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना थी और करीब 172 करोड़ की परियोजना यहाँ पर उन्होंने भूमि पूजन किया। शिवराज सिंह जी ने कहा कि जिसने वर्चुअल संवाद किया, मध्य प्रदेश कई जिलों से उन्होंने वर्चुअल संवाद किया और यहाँ के लोगों को कहा कि इसकी प्रेरणा ले और इसी तरह से वो काम करे, जिससे उन लोगों को आगे भी और उनसे प्रेरणा मिलती रहे। इन दिनों भाजपा का संगठन महापर्व चल रहा है, जिसके दौरान आज से रक्तदान शिविर का आयोजन भाजपा ने जिला स्तर पर किया। लगभग 500 लोगों का लक्ष्य रखा गया कि 500 लोग रक्तदान करेंगे। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ में भाजपा के पदाधिकारी मौजूद। क्या है पूर्व कार्यक्रम? माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन जो है 5 मार्च को है जी, और उसको हम हमेशा समर्पण के पर्व के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। उसी क्रम में आज 25 तारीख से लेकर 4 मार्च तक कंटिन्यू समर्पण दिवस के रूप में कार्यक्रम रखे गए हैं। उसी क्रम में आज से जो है हमारा रक्तदान विदिशा जिले में प्रारंभ हो रहा है। आज हम विदिशा के अंदर 90 यूनिट का रक्तदान रहेगा और प्रत्येक दिन जो है 90 यूनिट करके 5 विधानसभा से टोटल 500 यूनिट का रक्तदान किया जाएगा। आज पहले दिन कितने कार्यकर्ता आ चुके हैं? आज अभी तक जो है हमारे पास 58 लोग आ चुके हैं और अभी शाम को 5 बजे तक चलेगा ये। रक्तदान कर रहे हैं? जी सर। संगठन की अपील पर? जी। खुश हैं? बहुत खुश। क्या कहना चाहेंगे? सर रक्तदान सभी को करना चाहिए, रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने जन्मदिन पर पौधरोपण की अपील की है, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने इससे भी बढ़कर रक्तदान महादान संगठन महापर्व के तहत रक्तदान का संकल्प लिया और आज से रक्तदान का उनका कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जो निरंतर 4 तारीख तक चलता रहेगा। इंदौर जिले में आज शिक्षित बेरोजगार लोगों के लिए स्वरोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस वक्त हम हाट बाजार में मौजूद है इंदौर के, जहां पर यह स्वरोजगार सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां पर बड़ी संख्या में युवा यहां पर पहुंचे थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना सहित जो अन्य योजनाएं हैं उसके बारे में युवाओं ने यहां पर जानकारी ली है। जिस तरह से अब लगातार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री लगातार यहां पर प्रयास कर रहे हैं और रोजगार के लिए युवाओं को आगे लेके आ रहे हैं। इस संबंध में हम यहां पर बात करेंगे। हमारे साथ में बाथम सर है, उनसे पूछेंगे कि ये जो सम्मेलन था किस तरह से आयोजित किया गया था, कितने युवा आए थे जिन लोगों ने यहाँ पर इस सम्मेलन का फायदा लिया है। सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज स्वरोजगार राज्य स्तरीय स्वरोजगार मेलों का आयोजन किया गया और सारे जिले के अंदर स्वरोजगार योजनाओं के कैंप लगाए गए। आज इंदौर के अंदर भी स्वरोजगार योजनाओं का यहाँ पर आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत करीबन 250 लोगों को प्रकरण अलग अलग योजनाओं के अंदर स्वीकृत करके स्वीकृति पत्र दिए गए और कम से कम 250 से 300 युवाओं को आज मार्गदर्शन मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जो नई लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने, उसकी जानकारी दी गई है। इसके अंदर वाहन वगैरह आदि किराने दुकान से लेकर वाहन वगैरह और उद्योग तक के लिए 1 लाख से 50 लाख तक के लोन की पात्रता है। तो प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि युवा अपने खुद के अपने जो उद्योग है वो यहाँ लगा सके, अपने खुद के जो रोजगार है वो स्थापित कर सके। इसलिए इस तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इस तरह के सम्मेलन से निश्चित ही युवा फायदा उठा सकते हैं, खुद तो शिक्षित हो सकते हैं, खुद तो रोजगार पा सकते हैं, इसके अलावा वो अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। यूं तो यूक्रेन और रूस के युद्ध पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। वहीं भारत की बात करते हैं तो भारत भी इस युद्ध पर टकटकी लगाए नजर रखे हुए है। मध्य प्रदेश के रायसेन की बात करते हैं तो रायसेन के भी कुछ बच्चे यूक्रेन में जाकर MBBS की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन अचानक 4 साल के लंबे अंतराल के बाद युद्ध ये शुरू हो गया, जिसके बाद परिजन दुखी महसूस कर रहे हैं और अपने बच्चों को भारत लाने की, अपने घर लाने के लिए प्रयासरत हैं। हालांकि जो उनको बच्चों को लेने जो प्लेन गया था वो वहाँ लैंड नहीं हो पाया है, इसलिए जो परिजन है उनकी धड़कनें बढ़ती गई हैं। हमारे साथ एक परिजन मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि उनके दिल पर इस समय क्या बीत रही है और वो किस प्रकार ऐसा क्या सरकार से उम्मीद लगाए बैठे। क्या नाम है? ताहिर खान नाम है मेरा। ताहिर जी, आपका बेटा कब बात हुई आपको? अभी 10 मिनट पहले बात हुई सर में। क्या बताया उसने? परेशानी है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है और 2 रोज से तो सो भी नहीं पा रहा, ना खाना पीना खा पा रहा, ना आने की कोई अभी वहाँ से कोई कंडीशन नहीं है कि आप आएँ।
अब ऐसी स्थिति में आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से यही चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को ले आएँ। हमारे बच्चों को ले आएँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू मीना है। आपने बहुत प्रयास करे हैं इनके बच्चे के लिए, स्वास्थ्य मंत्री जी से बात करी, किस प्रकार का आश्वासन मिला है? माननीय मंत्री जी ने बोला है कि जरूरत पड़ी तो हम केंद्र सरकार में हम ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपने मंत्री हैं उनसे बात करेंगे और उनके माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचाएंगे और पूरे बच्चों को हम सुरक्षित लेके अपने देश लेके आएंगे। और हमें अभी आपकी कब कितनी देर पहले बात हुई थी? अभी 10 मिनट पहले बच्चे से बात हुई थी। और आप देख सकते हैं कि ये हमारे साथ बच्चे के परिजन और उनके चाचा भी मौजूद हैं, जो उनके रात दिन उनसे बात कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे भी भारत आ जाएं, रायसेन आ जाएं, सुरक्षित रहें। देश विदेश में यूक्रेन के हालात से आप हर कोई अवगत है और इस बीच जिन परिवार से जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं वो इस समय बहुत ही पीड़ा वाली स्थिति में और पीड़ित है, परेशान है। वो किस तरह से हालात हैं, हम इसी को लेकर आज परिवार के बीच में पहुँचे हैं। उनकी बेटी यूक्रेन में है और वहाँ पर किस हालात में है उसको लेकर हम परिजन से चर्चा करते हैं। बालाघाट में एक ऐसा ही परिवार है। जी दीदी, आपकी बेटी यूक्रेन में है, किस तरह के हालात में, क्या चर्चा हुई आपसे? मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मुसीबत परेशानी में, खाने से रहने से लेकर हर तरह, किसी भी समय मेरी बेटी पे खतरा हो सकता है। मिसाइलें उनके आजू बाजू के शहरों में दिन रात गिर रही हैं। 2-3 शहरों में कब्जा कर लिया गया है। वही शहर के आसपास मेरी बेटी भी रह रही है। मेरी बेटी भी पूरा खतरा मंडरा रहा है। बच्ची बोल रही मम्मी कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप मेंटली रूप से प्रिपेयर रहो, चिंता मत करो। बस मेरी बेटी मुझे सांत्वना दे रही, क्योंकि मैं घर में अकेले ही रहती हूँ। मेरे हस्बैंड 3 महीना पहले ही एक्सपायर हुए हैं। दोनों बच्चे मेरे बाहर ही रहते हैं, मैं घर पे अकेली रहती हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशानी हूँ। बेटी से कब संपर्क हुआ? बेटी से मेरा रात में 3 बजे हुआ था, उसके बाद अभी कोई संपर्क नहीं। क्या हालात बताएं बेटी ने बोले बस वहाँ के हालात यही है कि बहुत ज़्यादा कर्फ्यू लग चुका है। भाई बच्ची मेरी अपनी फ्लैट में ही है अंदर। किस तरह से रहन सहन हो रहा है? रहन सहन में खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम है। पानी की लाइन पे खड़े रहना पड़ रहा है। कल दिन भर पानी की लाइन पे खड़े रहे, पानी नहीं मिला। पैसे के लिए ATM में खड़े रहे, पैसे नहीं निकला। तो कल से वो पानी भी नहीं है उसके रूम में, तो वो तो सब वॉशरूम वगैरह में जो पानी आता है उसे गर्म करके जैसे भी करके पियो जियो करके। मैंने ऐसे अपनी बेटी को सलाह दी, खाना पानी हर चीज़। और 8 दिन पहले से ही वहाँ से 3 गुना 4 गुना रेट बढ़ा दिया गया था। खाने वाने हर चीज़ की उससे बढ़ा दिया। आपने उनको यहाँ लाने का प्रयास किया था? मैंने प्रयास 15 दिन से चल रहा था। मेरी बेटी भी पैकिंग करके 15 दिन से पूरी तैयारी में थी। यूनिवर्सिटी में जाके बच्चों ने प्रेशर भी दिया कि हमें जल्दी से रिलीव करिए, हम लोग ऑनलाइन कर दीजिए, हम अपने देश चले जाएंगे करके। पर वहाँ से भी उनको नहीं छोड़ा जा रहा था, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ मेरे रूप से परेशान थे। अभी आपने टिकट किया था पता चला? हाँ, टिकट मैंने अभी 72,000 की टिकट मैंने किया था 2 दिन पहले 22 तारीख को। तो मेरी बेटी को 25 तारीख की फ्लाइट मिली थी। मेरी बेटी जिस शहर में रहती वहाँ से एयरपोर्ट का 8-10 घंटे का रास्ता है। तो उसके कारण कल मेरी बेटी सुबह निकलने वाली थी, तो सुबह ही क्या कहते हैं एयरपोर्ट पर अटैक हो चुका है। उसके कारण मेरी बेटी को रोक दिया गया कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। शासन प्रशासन से कोई मदद मिल रही है आपको? जी नहीं, कोई शारीरिक मतलब मानसिक सपोर्ट कोई नहीं है, किसी प्रकार का मेरे को शासन से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। बेटी को लाने के लिए क्या अपेक्षा रख रहे हैं शासन प्रशासन से? अभी तो कुछ भी नहीं, जो TV समाचार में बताया जा रहा है कि पोलैंड तरफ से लाया जाएगा, बच्चों को दूसरे शहरों से मदद से लाया जाएगा, बस यही TV द्वारा हम सुन रहे हैं। बच्चों को तो वहाँ कुछ चीज़ का पता ही नहीं है, बेचारे खुद ही अंदर है रूम के अंदर। तो वहाँ के तो डरे भी हैं, चारों तरफ युद्ध का माहौल है। तो अभी आपकी दिनचर्या किस तरह से बीत रही? TV देख रहे हैं? सर मेरी दिनचर्या बहुत बुरी बीत रही। मैं पूरे 24 घंटा 2-2 दिन खाना नहीं खा पा रही। मेरे घर में कोई नहीं कि मेरे बुलाए खिलाए, मैं अपने आप को देखूंगी या बच्चों को देखूंगी। मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब। पूरा टाइम मेरे TV पे जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरी बच्ची को कैसा निकाला जाएगा, वहाँ से कौन निकालेगा। बस सरकार से ये दरख्वास्त है कि मेरी बेटी को किसी भी प्रकार से, और भी बच्चे हैं मेरी बेटी के अलावा और भी बच्चे, सभी पेरेंट्स लोग मेरे जैसे ही परेशान होंगे। तो आप सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई किया जाए, क्योंकि वहाँ के जो हालात देख के बच्चे बहुत नर्वस उदास हो चुके हैं कि हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। दूसरे देश की सरकार मदद कर रही है और हमारी सरकार की कुछ नहीं कर रही, बच्चे बहुत नर्वस हैं। तो ये है परिवार जिनके बेटी यूक्रेन में फंसी हुई है, वो आना चाह रहे हैं। उन्होंने टिकट भी कर लिया था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने से विपरीत स्थिति निर्मित होगी और आज की स्थिति में बच्ची बहुत परेशानी में, ऐसा उनने जिस तरह से आज बात की उन्हें पता चला है। तो इससे यह परिवार भी पीड़ित है और शासन प्रशासन से अपेक्षा कर रहा है कि उनके बच्चों को वहाँ से निकालने के लिए भारत सरकार पहल करे और उनकी बेटी को यहाँ पर लेकर आए।
आक्रोश रैली लावण्या जो देख सकते हैं, ये जो है लावण्या की न्याय की मांग को लेकर आज जो है एबीवीपी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जो एक आक्रोश रैली निकालते हैं। यहाँ बात करते हैं हम, आज जो है आप आक्रोश रैली निकालें, क्या है, कैसे बताएं? बहन की लावण्या बहन की न्याय की मांग के लिए आज हम लोग पिछले बार पुतला दहन किए थे, आज उसके नेक्स्ट चरण के लिए हम लोग आज आक्रोश रैली निकाले हैं। जब तक ये बहन को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग इस संघर्ष को जारी रखेंगे, आगे भी हम लोग करते रहेंगे। क्या चाह रहे हैं, क्या मांग है निश्चित रूप से? जो सीबीआई जांच की मांग हुई थी, सीबीआई जांच हो उसके साथ में और उसको न्याय मिले, उसके परिवार को कंपनसेशन मिले, हम लोग ये मांग करते हैं। और बीच में कुछ हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे थे लोग। हस्ताक्षर अभियान भी हमारे माध्यम से चलाया गया था। पूरे समाज को तक के ये बात हमको पहुंचानी है कि पूरे समाज में ये जो भी चल रहा है धर्मांतरण का विषय, दबाव डाल करके धर्मांतरण का विषय, तो ये पूरी तरीके से गलत है। एक नाबालिग छात्रा के साथ में उसको परेशान करके, उसको प्रताड़ित करके धर्मांतरण करवाने के लिए जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। तो इसके विरोध में और साथ में हमारी जो कार्यकर्ता है, हमारे लोग जाके जब न्याय की मांग करते हैं तो आरोपी को भी 14 दिन की रिमांड दी जाती है और साथ में हमारे न्याय करने वाले लोगों को भी 14 दिन की रिमांड दिया जाता है। और ये क्या व्यवस्था चल रही है तमिलनाडु सरकार की, इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं और उसकी बहन की न्याय की मांग करते हैं। आप भी विरोध कर रहे थे, क्या है, कैसे, आप बताएं? लावण्या जो है उनके मतलब उनको न्याय मिले और हमारे आसपास ऐसे लावण्या बहन उनके मतलब ना आए, तो इसी के विरुद्ध में हम लोग आज विद्यार्थी परिषद कांकेर में जो रैली निकाल रहे हैं और आगे ऐसा ना हो और मतलब जबरदस्ती धर्मांतरण ना करे, इसी विषय में हम लोग आगे और हमारे जो संघर्ष जारी रहेंगे। तो बिल्कुल देख सकते हैं जन आक्रोश रैली है, एबीवीपी के कार्यकर्ता पूरे आप देख सकते हैं, एक आक्रोश है उनके, देख सकते हैं वो उनकी एक मांग है और वो एक तमिलनाडु सरकार के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देखने ये वाली बात है कि सरकार इनकी मांगों को किस प्रकार देखती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का नगर निगम इन दिनों परेशान है। भव्य मार्केट बनाने के बावजूद राजधानी के कई स्थानों पर, चाहे वो जवाहर बाजार की बात हो, श्री मंगलम की बात हो या फिर कंकाली पारा की बात हो, इसके बावजूद यहाँ पर कई दुकानें नहीं बिक रही है। अब ये आलम हो गया है कि दुकानों को खरीदार नहीं मिल रहा और नगर निगम टेंडर पे टेंडर निकाला जा रहा है। 7वीं बार, 8वीं बार, 10वीं बार, यहाँ तक कि 13वीं बार भी यहाँ पर टेंडर निकाले जा चुके हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जवाहर बाजार, जो कि 24 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था और यहाँ पर इसे एक भव्य स्वरूप प्रदान किया गया था। भव्य स्वरूप में आप देखेंगे कि जवाहर बाजार को बनाया गया था और यहाँ पर अनगिनत सैकड़ों दुकानें बनाई गई। इन सैकड़ों दुकानों में आप देखेंगे फर्स्ट फ्लोर की कोई भी दुकान इस समय बिक नहीं रही है। फर्स्ट फ्लोर में जो दुकानें हैं वो बिक नहीं रही है, सारी दुकानें बंद पड़ी हुई है। एक तरह से देख सकते हैं कि जो दुकानों को जो खरीदार नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं उनकी कीमतों को लेकर विवाद है, तो कहीं शर्तों को लेकर विवाद है, क्योंकि नगर निगम ने जिन तरह की शर्तें रखी है वह जो व्यवसायी हैं उनको रास नहीं आ रही है। तो इस वजह से यहाँ पर दुकानदार नहीं मिल रहे हैं और ये दुकानें लंबे समय से यहाँ पर पड़ी हुई है। ठीक, अगर हम बात करेंगे कंकाली पारा की, तो कंकाली पारा में भी आलम यही है कि वहां पर भी दुकानदार नहीं मिल रहे हैं। इन दुकानों के खरीदारों को लेकर नगर निगम अब तक कई टेंडर निकाल चुका है। यहीं की बात करें तो 7वीं बार लगभग जवाहर बाजार की दुकानों का टेंडर आज निकाला गया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर 147 दुकानें पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिकने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुकानदार नहीं मिल रहे हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से जो नगर निगम है इन दुकानों को बेचता है, अपनी शर्तों को शिथिल करता है या कीमतों को लाता है या लीज के रेट में परिवर्तन करता है। क्योंकि सुभाष स्टेडियम की भी 5 दुकानों के लिए लगभग 10वीं बार यहाँ पर टेंडर किया गया है, लेकिन वहाँ दुकानदार नहीं मिल रहे हैं और ये दुकानें सड़ती जा रही हैं, जर्जर होती जा रही है। मैं अभी खड़ा हूँ जिला गौरला पेंड्रा मरवाही के सुपोषण केंद्र में। इस केंद्र में जो जिले के कुपोषित बच्चे हैं उनका पोषण किया जाता है, उनको सुपोषित किया जाता है और जो यहाँ के छोटे बच्चे हैं उनको सुपोषण की ओर ले जाया जाता है ताकि बच्चे स्वस्थ रहे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सुपोषण केंद्र है जहाँ पे काफ़ी संख्या में अभी बच्चे हैं जिनका वजन कम है या जो किसी कारणवश
कमजोर हैं उनको यहाँ पे उत्तम भोजन दिया जाता है, डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाता है और उनको यहाँ पे सुपोषित किया जाता है ताकि जो बच्चे हैं वो स्वस्थ हो सके, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। जिसको देखते हुए शासन प्रशासन ने पहल शुरू किया है सुपोषण अभियान का, जिसके तहत इन बच्चों को यहाँ पे भोजन, स्वस्थ भोजन दिया जाता है, अच्छा खाना दिया जाता है। साथ ही उनकी माँ भी साथ में रहती हैं। जो बच्चे कमजोर रहते हैं उनको यहाँ पे सुपोषित किया जाता है और साथ ही डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाता है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। साथ ही उनको यहाँ पे खाने पीने की विशेष सुविधाएं दी जा रही है, डॉक्टरों की निगरानी की जाती है ताकि बच्चे स्वस्थ हो सके। हमारे साथ प्रभारी है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की निगरानी की जाती है और कुपोषण की दर में कितनी कमी आई है। क्या स्थिति है कुपोषण की जिले में? जिले में स्थिति अभी ठीक है, पिछले 3 महीने थोड़ा कम था लेकिन अभी ठीक है। कितने बच्चे अभी आज के डेट में आते हैं? अभी आज के डेट में मेरे पास पूरे 11 बच्चे हैं। जिले की बात करें तो कुपोषण की दर में कमी आई है? बिल्कुल आई है। पहले मरवाही से बच्चे नहीं आते थे, अब मरवाही से भी आने लग गए हैं बच्चे यहाँ, क्योंकि सुविधा ट्रीटमेंट किया जाता है यहाँ 15 दिन बच्चों को रखा जाता है। सबसे पहले तो इनका वजन के हिसाब से मतलब डाइट देते हैं हम लोग कि क्या डाइट इनको देना है। जैसे गंभीर रूप से कुपोषित है तो उनका डाइट अलग रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं F75 का डाइट, और सामान्य बच्चों का डाइट रहता है F100। TF पाउडर देते हैं हम लोग और खिचड़ी, दलिया, अंडा, ये सब दिया जाता है। फल नजर आता है उससे? फल भी देते हैं और फर्क बहुत अच्छा नजर आता है। ग्राम्स में यहाँ वजन बढ़ता है बच्चों का। एक दिन में गंभीर कुपोषित बच्चों का 8 ग्राम बढ़ना है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा बढ़ रहा है इनका वजन। स्वस्थ होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि जिले का जो सुपोषण केंद्र है वो बहुत अच्छी तरह से संचालित किया जा रहा है। प्रभारी भी यहाँ पे दिन रात रहते हैं और जो बच्चे हैं उनका प्रॉपर निगरानी किया जाता है। साथ ही डॉक्टरों की टीम के द्वारा भी यहाँ पे निगरानी रखा जाता है, जिसके चलते जो कुपोषित बच्चे हैं अब कहीं ना कहीं सुपोषित होते जा रहे हैं। राकेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। मैं तुम्हारा टीचर। हजारों सवाल हो या एक ही सवाल हजारों बार, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे।